नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आपका राखी का त्यौहार बहुत अच्छा बीता होगा। मैं सुनीता आपके अपने चैनल प्लस माइनस पर आपका स्वागत करती हूं। हम कर रहे थे समास में हमने दो किए थे, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। अव्ययीभाव समास में क्या था, पहला पद प्रधान होता है जो कि पहला पद अव्यय भी होता है। अव्यय क्या होता है, अविकारी शब्द होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तत्पुरुष समास के हमने भेद बताए थे, उपभेद थे 7। कौन से, क्रम कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के भेद थे और नए तत्पुरुष एक अलग से उसमें भेद उपभेद था। अब हम तीसरा समास कर रहे हैं। कौन सा, द्विगु। द्विगु समास में क्या होता है कि उसका पहला पद, द्विगु समास यानी जिस समास में पहला पद क्या हो, संख्यावाची। जी हो, द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, इसकी पहचान है, द्विगु समास में पहचान क्या है, क्या कि भाई जैसे संख्याओं का समाहार, संख्याओं का समाहार हो या फिर समूह में हो। किस में हो, समूह में हो। जब हम इनका विग्रह करें तो क्या होगा, संख्याओं में हो। अब आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि भाई 1 से 10 तक की संख्याएं जो समूह में हो, क्या होगा द्विगु समास में कि 1 से 10 तक की संख्याएं, द्विगु समास में 1 से 10 तक की संख्याएं जो समूह में हों, अब इसमें क्या है, इसके बाद आप 10-10 के गैप में ले लो भाई, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 या 100 के गैप में लो, 100, 200, 300, 400, 500। जैसे अब एक उदाहरण में दे देते हैं, जैसे सतसई, सत यानी 700, सई यानी दोहा। सही क्या होगा, दोहा। जैसे 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का समूह। अब हम एक और ले लेते हैं, सप्त सिंधु। क्या, सप्त सिंधु यानी 7 सिंधु। सिंधु क्या होगा, समुद्र। 7 समुद्र, 7 सिंधुओं का समूह। चौराहा क्या हो जाएगा, 4 रास्तों का समाहार। त्रिकोण, 3 कोण। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, यानी 3 लोक मिल जाना, 3 लोकों का समाहार है। अब ये चीज़ इसमें क्या होगा कि भाई कुछ चीज़ ऐसी हैं कि अगर आपका 36 यानी बीच की संख्याएं अगर आती हैं, 36 आता है तो ये जो है वो क्या है, 36 जो है वो द्विगु समास का उदाहरण नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा 36, यानी 30 6 36, 6 और 30। इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? 6 और 30, 6 और 30। नियमानुसार पहले छोटी संख्या आती है, उसके बाद बड़ी संख्या आती है। अब 30 और 6 नहीं लिख सकते क्योंकि वह अशुद्ध रूप होगा। 6 और 30 क्या हो जाएगा? 36। 6 और 30, इसमें आपका क्या होगा? ये द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इसमें और का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास होगा। ये भी मत सोच लेना कि भाई हाँ हम रट के गए हुए हैं कि भाई जो संख्या होती है यानी संख्यावाची जो है वो सारे ही द्विगु समास के उदाहरण होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अगर हम इसको छत्तीसगढ़ लिख देते हैं, अगर हम इसको छत्तीसगढ़ लिख देते हैं तो ये क्या होगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ों का समूह, यानी क्या आ जाएगा? ये द्विगु समास में आ जाएगा, क्योंकि ये समूह में है। ये क्या है? समूह में है। और यदि इसी को हम ये कहें कि भाई मोहन जो है वो छत्तीसगढ़ गया है, यानी फिर ये स्थानवाचक आ जाएगा, तो ये बहुव्रीहि में आ जाएगा। इसका विग्रह करोगे, कैसे करोगे वो देखना है। अब अगर हम ये देखें कि भाई चतुर्भुज, अगर लिख देते हैं हम चतुर्भुज, क्या लिख देते हैं? चतुर्भुज, यानी 4 भुजाएं, 4 भुजाएं। लेकिन चतुर्भुज संख्या है, संख्या है ना 4, 4 भुजाएं, लेकिन ये द्विगु में नहीं है। चतुर्भुज द्विगु में नहीं है, क्योंकि चतुर्भुज, चतुर्भुज किसको कहा गया है? 4 भुजाएं हैं जिसकी, किसकी? विष्णु, या ये विष्णु के लिए प्रयुक्त है, यानी किसके लिए? कौन से समास में आ जाएगा? ये बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। और यदि हम इसी को सेंटेंस में लिख देते हैं कि भाई राम चतुर्भुज बनाता है, तो फिर क्या होगा? संख्या है, तो फिर वो किस में आ जाएगा? द्विगु में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ध्यान से, संख्यावाची होते हुए भी कई बार सारी संख्याएं, जैसे हम कह दें कि भाई दशानन, तो 10 आनन, लेकिन क्या हैं ये सब? क्योंकि वह अलग से एक अपना अर्थ निकाल रहे हैं, तो वो किस में आ जाएंगे? बहुव्रीहि में आ जाएंगे। ये साथ साथ क्लियर करते चल रही हूँ मैं, ध्यान रखना इस बात का कि भाई मैं क्या बोल रही हूँ। संख्या सारी द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। अब द्विगु समास आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगला समास लिखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है कि जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, क्या होते हैं? दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होगा कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। दोनों पद कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, पहचान हम बता देते हैं इसके। भाई पहचान क्या होगी कि इसको हम पहचानेंगे कैसे? क्या क्या चिन्ह लगेंगे इसको पहचानने के लिए? कौन कौन सा चिन्ह लगेगा उसमें? या तो और होगा, और, या अथवा, या और अथवा शब्दों का प्रयोग होता है। या और अथवा शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है,
क्या है द्वंद्व समास की पहचान? या तो और होगा या अथवा होगा, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम लिख देते हैं एक एग्जाम्पल, नदी नाले। नदी नाले क्या हो जाएगा? नदी और नाले, और नाले। पाप पुण्य, क्या लिख दें? पाप पुण्य। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, इसकी पहचान होती है। क्या क्या शब्द लगाए जाते हैं द्वंद्व समास में? कि भाई और या अथवा शब्दों का प्रयोग कहाँ पर होता है? द्वंद्व समास में होता है। अब बहुत छोटी से छोटी बात इसकी अगर हम बताएं तो इसके हमने 3 उपभेद बनाए हैं। जैसे कि इन्हीं की, जैसे या, अथवा, और, इन शब्दों का इस्तेमाल के आधार पर द्वंद्व समास के 3 उपभेद, कितना है? 3 उपभेद। 3 उपभेद कौन कौन से हैं? इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व में क्या होगा? और वाले उदाहरण आएंगे। किस वाले होंगे? और वाले उदाहरण। और शब्द का प्रयोग, यानी जो योजक चिन्ह हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? और वाले उदाहरण किस में आएंगे? इतरेतर द्वंद्व में। और वाले उदाहरण। ठीक है, अब जैसे हम लिख देते हैं भाई, जैसे संख्या ही, आप एक संख्या का ही ले लेते हैं, जैसे 18। 18 क्या हो जाएगा? 8 और 10, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया कि छोटी संख्या पहले आएगी, बड़ी संख्या बाद में आएगी। दूसरा आ जाएगा दाल रोटी। दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल और रोटी। जैसे लाभ हानि, लाभ हानि, लाभ और हानि। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किसमें होगा? द्वंद्व समास यानी इतरेतर द्वंद्व में होगा। दूसरा आ जाता है विकल्पात्मक द्वंद्व। क्या आ जाएगा? विकल्पात्मक, विकल्पात्मक द्वंद्व समास। विकल्प नाम से ही पता है कि भाई विकल्प या तो ये होगा या तो ये होगा। इसमें क्या होगा? या शब्द का प्रयोग, या वाले उदाहरण होंगे या फिर विलोम शब्द होंगे। क्या होंगे? विलोम शब्द इसमें प्रयोग होंगे। किसमें? विकल्पात्मक, यानी विकल्प है भाई, एक है, दो हैं, कि भाई या तो ये है या तो ये है। जैसे कई बार आपका आ जाता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि विलोम शब्द भी हों और उनमें योजक चिन्ह ही हो। जैसे मैं एक लिख देती हूँ शब्द धर्माधर्म, धर्म। अब इसमें कहीं योजक चिन्ह नहीं है। जैसे अब लाभ हानि लिखा, दाल रोटी लिखा, तो इनमें योजक चिन्ह था। एक और लिख देते शीतोषण, शीतोषण, शीतोषण। अब इसमें या तो शीत या उष्ण, शीत और उष्ण विलोम शब्द हो गया ना। शीत का यानी ठंड का उल्टा गर्मी, और धर्म अधर्म, धर्माधर्म। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई विलोम शब्द हो, विलोम शब्द तो हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भाई उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हो। तो ये बहुत ध्यान से आप इनको देखेंगे, पता चलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि भाई किस प्रकार के शब्द जो है वो विकल्पात्मक, यानी अगर हम वैसे देखा जाए तो या तो धर्मार्थी होगा या अधर्मी होगा, या तो ठंड होगी या तो गर्मी होगी, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते। तो विकल्प है,
मतलब विलोम शब्द हैं, ठीक है। विलोम शब्दों का प्रयोग किस में किया जाता है? विकल्पात्मक द्वंद्व समास में किया जाता है। अब तीसरा क्या है? समाहार द्वंद्व। क्या होगा? समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्वों में क्या होगा? अथवा। समाहार द्वंद्व में किसका प्रयोग होगा? अथवा, आदि और इत्यादि शब्दों का। किसका? आदि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होगा। आदि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होगा। कभी कभी इसमें निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी हो जाता है। अब हमने जब समास की परिभाषा पढ़ी थी तो क्या था कि दो सार्थक शब्दों का प्रयोग का योग से क्या बनता है? समास बनता है। लेकिन अब क्या है कि कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी होता है। निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे चाय वाय, पानी वानी, हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाय, अगर हम चाय वाय लिखते हैं तो विग्रह करते समय हम केवल सार्थक ध्वनि का ही, केवल किसका? सार्थक ध्वनि का ही प्रयोग करते हैं। जैसे चाय इत्यादि, चाय इत्यादि। पानी वानी, पानी वानी, पानी इत्यादि, पानी इत्यादि, ठीक है। अब इस प्रकार, अब अगर हमसे पूछा जाए, आपसे अगर पूछा जाए कि आदि और इत्यादि, आदि और इत्यादि शब्दों का प्रयोग कहाँ होगा, तो कैसे होगा कि आदि शब्द का प्रयोग जो है वो सजीव वस्तुओं के साथ होगा और इत्यादि शब्द का प्रयोग किसके साथ होगा? निरर्थक या निर्जीव वस्तुओं के साथ होगा। जैसे आदि शब्द का प्रयोग सजीव के साथ, सजीव के साथ और इत्यादि का, इत्यादि शब्द का निर्जीव के साथ, निर्जीव के साथ। जैसे हम इसका लिख देते हैं बेटा बेटी, बेटा बेटी आदि, तो क्या है? ये सजीव शब्द है, बेटा बेटी आदि। इस प्रकार ये आपको समझ में आया होगा। क्या? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के हमने कितने बताए कि भाई 3 जो है आपको हमने इसके उपभेद बताए। कौन कौन से थे? इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व में और वाले शब्द, विकल्पात्मक में, विकल्पात्मक में या तो या का प्रयोग करेंगे या फिर विलोम शब्द होंगे, और समाहार में आदि और इत्यादि शब्द का प्रयोग होगा, और कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी यहाँ पर हो जाता है। अब हम 5वां समास करते हैं। कौन सा? क्रमधार्य। क्या? क्रमधार्य। धार्य समास। क्रमधार्य समास में क्या होगा कि भाई जिस समास में विशेषण विशेष्य, क्या? जिस समास में विशेषण विशेष्य, विशेष्य, उपमेय, उपमान शब्दों का प्रयोग होता है,
उसे क्रमधारय समास कहते हैं। क्रमधारय समास कहते हैं। जैसे अब हम विशेषण की बात करें कि क्या विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या होता है? विशेषण तो हमने पढ़ा था ना कि भाई संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यानी जो शब्द विशेषता बताता हो, जो शब्द विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, और विशेष्य, विशेष्य क्या होता है? विशेष्य भी हमने कराया तो था कि जिसकी विशेषता बताती है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। क्या हो गया? विशेष। अब हम एक एग्जाम्पल लिख देते, काली गाय, काली गाय। अब गाय क्या है? विशेष्य है। गाय क्या है? विशेष्य। और काली क्या है? विशेषण है। काली क्या है? विशेषण है। अब ये क्या है कि काली गाय, काली है जो गाय, यानी विशेषक गाय की विशेषता बताई है। विशेषण और विशेष्य, गाय की क्या बताई है? विशेषता बताई है, इसलिए ये क्या है? विशेषण और विशेष्य। ये बात आपको समझ में आई होगी। विशेषण और विशेष्य क्या होता है कि एक और उदाहरण के द्वारा हम बता देते हैं कि भाई नील कंठ। अब कंठ क्या है? विशेष्य है। कंठ क्या है? विशेष्य है। और नील क्या है? विशेषण है। नील क्या है? विशेषण है। तो इस प्रकार विशेष्य और विशेषण यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? जो विशेषता बताता है, जो शब्द क्या करता है? विशेषता बताता है, वो क्या होता है? विशेषण होता है। जो शब्द विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है? विशेष्य होता है। अब उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान। उपमेय क्या होता है? उपमेय क्या होता है कि भाई जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, क्या होता है? उपमेय। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। अब इसकी एक थोड़ी सी पहचान भी देख लेते हैं। जिससे, जैसे एक इसका वो उदाहरण देख लेते हैं, एक चरण कमल। चरण कमल, चरण कमल। अब कमल की तुलना किससे? चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। किससे की गई है? कमल से की गई है। तो चरण क्या है? उपमेय। चरण क्या है? उपमेय। और कमल क्या है? उपमान। क्या है? उपमान। चरण की तुलना किससे की गई है? उपमान से। यानी उपमेय और उपमान। चरण की तुलना कमल से की गई है। अब हम देखेंगे मृगनयन। मृगनयन, मृगनयन। नयन क्या है? उपमान। और मृग उपमेय। मृग क्या है? उपमेय।
ठीक है, ये इसके उपमेय और उपमान आपको समझ आया होगा। यानी कि उपमेय क्या होता है कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। इस बात का याद रखेंगे कि भाई उपमेय क्या होगा कि जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिससे तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है। अब समास विग्रह यानी कि विग्रह की पहचान, विग्रह की पहचान क्या होगी, क्या होती है जो, है जो, और एक आ जाता है के समान है जो। क्या? के समान है जो, के समान है जो, और रूपी, और रूपी, और रूपी शब्दों का प्रयोग होता है। रूपी शब्दों का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है कि जैसे लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल मणि, नीलकंठ, नील है जो कंठ, महापुरुष, महान है जो पुरुष। इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग क्या होता है के समान। अब हम जैसे कोई एग्जाम्पल दिख देते हैं, लिखते हैं कि भाई के समान, के समान क्या है? चरण कमल, चरण यानी कमल के समान चरण, कमल के समान चरण है जो कमल, चरण है जो कमल, ऐसे लिख देंगे। या फिर कमल नयन, या नयन, कमल नयन, कमल है जो नयन, चंद्रमुख, मुख है जो चंद्र। इस प्रकार के शब्द जो है वो इसमें आते हैं। अब रूपी शब्द जो है वो कहाँ पर आता है, ये मैं बताऊँ कि रूपी शब्द का इस्तेमाल कहाँ होता है, जहाँ पर उपमेय पहले और उपमान बाद में आता है। जहाँ पर उपमेय पहले और उपमान बाद में आता है, बाद में आता है, वहाँ रूपी शब्द का इस्तेमाल, रूपी शब्द का इस्तेमाल रूपी शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि क्या लिखेंगे? क्रोध रूपी अग्नि, क्या हो जाएगा? क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, क्रोधाग्नि। भव सागर, भव सागर, भव रूपी सागर। इस प्रकार से ये क्या होगा कि जहाँ पर उपमेय पहले और उपमान बाद में आएगा वो क्या होगा? क्रमधारय समास होगा, और वहाँ पर रूपी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। वहाँ पर क्या होगा? रूपी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। बहुव्रीहि, अगला समास क्या है? बहुव्रीहि। ये व्रीहि नहीं है, व्रीहि है। बहुव्रीहि समास। अब इसमें क्या, जिस समास में दोनों पदगौण होते हैं, जिस समास में दोनों पद गौण होते हैं तथा कोई अन्य तीसरा ही
अर्थ निकलता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है। इसकी पहचान क्या होगी? है जिसका, है जिसकी और है जिसके। पहचान क्या है? है जिसका, है जिसकी, है जिसके। विग्रह करते समय इन शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे दशानन। दशानन क्या होगा? दश है आनन जो, तो ये तो क्या हो जाएगा? क्रमधारय में आ जाएगा। लेकिन दश है आनन जिसके, क्या लिखेंगे? दश हैं आनन जिसके, जिसके, अर्थात रावण, अर्थात रावण। अब हम लिख देते हैं इसमें नीलकंठ। नीलकंठ, नील है जिसका कंठ, अर्थात शिव, अर्थात शिव। लंबोदर क्या होगा? लंबा, लंब है जिसका उदर, जिसका उदर, अर्थात, अर्थात गणेश, अर्थात गणेश। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज है, मृत्युंजय है, पीताम्बर है, निशाचर है, गिरिराज है, गिरिधर है। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। बहुब्रीहि समास में एक पहचान और भी है कि इसमें ज़्यादातर जो है वो क्या आते हैं? देवताओं के नाम आते हैं। क्या आता है? देवताओं के नाम आते हैं। आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। समास, अगर समास में कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। धन्यवाद।